वेलकम इन शीतल क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन पेपर का टॉपिक डेफिनेशन, जो यूज़फुल होगा कॉमर्स, लॉ एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम, जो सेक्शन 21A एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है। फर्स्ट हम इंग्लिश में इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हिंदी में करेंगे। तो हम देख सकते हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर हम फर्स्ट इस पार्ट की बात करें तो देख सकते हैं इनकम रिसीव्ड एज रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और हमने उसको किसी को रेंट पे दे दिया। किसको दिया? किसी किसान को हमने रेंट पे दे दिया, क्योंकि हमें एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया, बट हमको खेती नहीं आती उसमें, तो हमने किसी को रेंट पे दे दिया हो। और जो एक्चुअल खेती कर रहा है कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो हम देख सकते हैं वैन द ओनर ऑफ ए लैंड, मान लीजिए मैं ओनर हूँ लैंड का, नॉट परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तो मैं कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट गिव्स हिज लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप उस पर खेती कीजिए, आप मुझे फिक्स अमाउंट, मान लीजिए 20,000 या 25,000 आप मुझे फिक्स दे दीजिए पर मंथ। तो वो एज ए मेरा रेंट हो गया, ठीक है। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्चुअल कल्टीवेटर, कल्टीवेटर कौन है यहाँ पर कल्टीवेटर किसान है, ठीक है। तो उससे हमें कुछ भी अमाउंट रिसीव हो रहा है बाई द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। जो ओनर है लैंड का, उसके उसको रेंट जो रिसीव हो रहा है, तो वो सेल भी एग्रीकल्चर इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी वो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि एज ए रेंट हमको रिसीव हो रहा है। फिर सेकंड पार्ट है इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि एक्चुअल में जब मैंने रेंट पे किसी को, किसान को दिया, तो वो एक्चुअल में खेती कर रहा है उस पर, ठीक है। तो खेती से जो भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। देखिए इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, बट ये इंडिया में होनी चाहिए, ये जो लैंड है इंडिया में होनी चाहिए। और अप्लाइंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, उस पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन अप्लाई होना चाहिए। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन अप्लाई करना किसको बोलते हैं हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए शैल बी एग्रीकल्चरल इनकम इफ ऑल द बेसिक ऑपरेशंस। अप्लाइंग एग्रीकल्चरल इनकम मतलब क्या है कि कोई भी बेसिक ऑपरेशन हुआ है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ लैंड, कि हमने लैंड को प्रिपेयर किया है, खेती करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, फॉर सोइंग। फिर नेक्स्ट आता है प्लांटिंग, प्लांटिंग के लिए हमने उसको प्रिपेयर किया, फिर वाटरिंग, फिर हार्वेस्टिंग, ये सारी हमने एक्टिविटी उसमें किया है, तो उसको एग्रीकल्चरल, अप्लाइंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन माना जाएगा वो। और उससे जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो, जो भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग, अगर पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग से अगर कोई भी इनकम हो रही है, या फिशरिंग से इनकम हो रही है, माइनिंग, स्टोन क्यूरीज, ब्रीडिंग एंड रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, अगर इनसे अगर कोई भी हमको इनकम हो रही है, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम क्यों नहीं माना जाएगा? देखिए दीज इनकम आल्दो रिमोटेडली लिंक्ड विद लैंड, लैंड से तो रिमोटेडली ये लिंक है, बट कैन नॉट बी कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज absence ऑफ इम्पोर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एग्रीकल्चर इनकम के क्या है? अप्लाइंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इसमें अप्लाई नहीं हुआ है। ये जितना भी मैंने अभी एग्जांपल दिया है इसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। और कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कल्टीवेशन लैंड का कल्टीवेशन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब देखिए इसको अगर हम हिंदी में डिवाइड वो करें, रीड करें, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। देखिए कृषि भूमि से किराए या राजस्व के रूप में प्राप्त कोई भी आए, अगर कोई भी आए अगर किराए या राजस्व के रूप में आई है, ठीक है, जब भूमि का स्वामी स्वयं कृषि कार्य नहीं कर रहा है, मैंने बताया ना कि भी कृषि कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, उसने किसी को ठेके पर दे दिया, अपनी भूमि ठेके पर दे रहा है, तो भूमि के स्वामी द्वारा वास्तविक कृषक से प्राप्त कोई भी राशि कृषि आय होगी, जो मुझे कोई भी रेंट आ रहा है वो कृषि आय हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक जो था इसमें बी पार्ट था कि कृषि कार्यों को लागू करके भारत में स्थित भूमि से प्राप्त आय, कि भारत में स्थित कोई भी भूमि है उससे कृषि कार्य से कोई प्राप्त आय है उसको कृषि आय माने जाएंगे, ठीक है। और कृषि कार्य से जो भी आय होगी तो उसमें अप्लाइंग, मैंने बताया ना भी, जो अप्लाइंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन अप्लाई करने में देखिए क्या क्या होना चाहिए। इसमें बुआई, रोपण, सिंचाई, कटाई आदि के लिए भूमि तैयार करने जैसे सभी बुनियादी कार्यों को लागू किया जाता है, ठीक है, तभी अप्लाइंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन माना जाएगा।
तो ऐसे कार्यों से होने वाली कोई भी आय कृषि आय मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमने एक्सेप्शन भी देखे थे कि पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, खनन, पत्थर की खदानों, प्रजनन और पशुधन के पालन से होने वाली आय कृषि कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सभी आय हालांकि दूर से ज़मीन से जुड़ी हुई है। लगता तो है कि ये कृषि का है, कृषि एग्रीकल्चर इनकम है, बट लेकिन कृषि आय की महत्वपूर्ण विशेषता क्या, महत्वपूर्ण विशेषता है ये मैंने बताया ना, अप्लाइंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तो इसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है। तो महत्वपूर्ण विशेषताओं के अभाव के कारण कृषि आय नहीं कहा जा सकता, अर्थात भूमि की खेती। ठीक है, इसमें कोई भी खेती नहीं हो रही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो सी पार्ट है, फर्स्ट था रेंट वाला, सेकंड था एग्रीकल्चर ऑपरेशन वाला, और थर्ड है एनी इनकम अक्यूरिंग टू द पर्सन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस मार्केटेबल। मीन्स कि उस ज़मीन पे कोई भी ऐसा कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रोसेस हो रहा है जो कोई भी प्रोड्यूस को मार्केटेबल बना रहा है। ठीक है, तब उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ए प्रोसेस इज टू बी एम्प्लॉयड बाय द कल्टीवेटर। अगर कोई भी कृषक है, कोई भी किसान है, ठीक है, वो ऐसी प्रोसेस उसमें डाल रहा है। कौन सी प्रोसेस? अब इसमें कौन डालेगा प्रोसेस? या तो लैंडलॉर्ड है, जैसे मेरी ज़मीन थी, या तो मैं इसमें प्रोसेस कर रहा हूँ, या असली किसान है वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, और कैसे कर रहा है? हु रिसीव द प्रोड्यूस एज रेंट इन काइंड, कि मैंने जैसे रेंट पे मुझे वो मिला, जैसे मैंने उसको ज़मीन दी थी, उसने रेंट मुझे मिलना चाहिए, बट उसके जगह उसने मुझे मान लीजिए प्रोड्यूस दे दी, या बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल दे दिया या अनाज दे दिया। ठीक है, और तो वो मेरी इनकम होगी। तो इनकम, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच प्रोसेस। अब ऐसी प्रोसेस से कोई भी इनकम ड्राइव हो रही है, शैल बी एग्रीकल्चर इनकम। सच ए प्रोसेस मस्ट बी एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केटेबल। अब प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो उस प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए ज़रूरी हो। द प्रोसेस में भी मैनुअल और मैकेनिकल। जो प्रोसेस है वो मैनुअल भी हो सकती है, वो मैकेनिकल भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये जो तेंदुपत्ता होता है, तेंदुपत्ते से वो बनती है, बीड़ी बनती है। तो तेंदुपत्ते को जब हम सुखाते हैं तो एज उसके बाद ही उसको हम सेल कर सकते हैं। तो तेंदुपत्ता हमने तोड़ लिया और उसको पहले सुखाया उस ज़मीन पे, और सुखाने के बाद हमने उसको सेल किया, तो सुखाने की प्रोसेस है वो क्या मानी जाएगी? ये प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए ये प्रोसेस हुई है, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हैं, क्योंकि इस पे ये प्रोसेस तेंदुपत्ता पे हुई है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अनगिंड कॉटन कैन बी सोल्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एक अनगिंड कॉटन होती है, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म में सेल हो सकती है। एंड इफ एनी प्रॉफिट इज एट्रीब्यूटेबल टू गिनिंग ऑपरेशन। गिनिंग ऑपरेशन से अगर कोई भी प्रोसेस से अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ है, अगर कोई भी इनकम हुई है, तो सच प्रॉफिट शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि अनगिंड कॉटन को हम डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। एज गिनिंग ऑपरेशन इज नॉट मस्ट बी रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर टेकन टू द मार्केटेबल। मतलब मार्केटेबल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है अनगिंड कॉटन को। अब नेक्स्ट मैंने एग्जांपल अभी पहले दिया था कि टोबैको लीव्स, जो तेंदुपत्ता भी बोल सकते हैं, नीड टू बी ड्राइड। हमको ड्राइड करना ज़रूरी है उसको, इसको ड्राई करना ज़रूरी है। वन सेकेंड। तो टोबैको लीव्स नीड टू बी ड्राइड टू मेक देम सुटेबल फॉर मार्केट। मार्केट में उसको ड्राई करना ज़रूरी है मार्केट में बेचने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग ड्राई टोबैको सेल बी एग्रीकल्चर इनकम। तो इसको हम एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग एंड क्यूरिंग ऑफ कॉफ़ी आफ्टर पिकिंग बीन्स, हस्किंग ए पेडी, कन्वर्जन ऑफ latex into sole crepes or smoked seed etc are another example of process carried on the market the produce marketable। ये कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि कौन कौन सी मतलब कि प्रोड्यूस को हम प्रोसेस करके मार्केटेबल बनाते हैं। अब इसको अगर हम हिंदी में देखें, देखिए उपज को विपणन योग्य बनाने के लिए, वन सेकेंड,
उपज को विपणन योग्य बनाने के लिए, मतलब मार्केटेबल बनाने के लिए किसी प्रक्रिया के निष्पादन द्वारा व्यक्तिगत होने वाले कोई भी आय, ठीक है, कि भी कोई भी प्रोसेस हम मार्केटेबल बनाने के लिए अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या है, एक प्रक्रिया वह खुद कर सके जमींदार द्वारा नियोजित की जाती है, मतलब कि या तो मैं कर रहा हूँ उस पर या असली कर्षक कर रहा है, जो उपज के किराए के रूप में प्राप्त करता है, कि भी अगर मुझे किराए के रूप में भी अगर वो प्राप्त हो रही है तभी मैं प्रोसेस कर सकता हूँ उसमें, तो ऐसी प्रक्रिया से प्राप्त कोई भी आय वह कर से आय होगी। तो विपणन के लिए उपज को उपयुक्त बनाने के लिए ऐसी प्रक्रिया को नियोजित किया जाना चाहिए, मतलब ऐसी प्रोसेस होनी ज़रूरी है। तो प्रक्रिया या मैनुअल या मैकेनिकल हो सकती है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, बिना उठाई हुई कपास को उसके मूल रूप में बेचा जा सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि अनगिनट कपास को हम डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। और यदि जिनिंग प्रक्रिया के कारण कोई भी लाभ होता है, अगर ऐसे प्रोसेस से अगर कोई भी प्रॉफिट होता है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम बेच सकते हैं, इसमें इस प्रोसेस को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है, तंबाकू के पत्ते को बाजार के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें सुखाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार सूखे हुए तंबाकू की बेचने से अर्जित लाभ कृषि आय होगी, जिसको हम कृषि आय मान सकते हैं। फिर फलियां तोड़ने के बाद काफ़ी को सुखाना, क्यूरिंग करना, धान की भूसी निकालना, लेटेक्स को सोल क्रेप या स्मोक्ड शीट आदि में बदलना, उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए किए जाने प्रक्रिया को अन्य उदाहरण, ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम प्रोसेस करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर इसका डी पार्ट आता है। डी पार्ट क्या है, एनी इनकम रिसीव्ड बाय द पर्सन बाय द सेल ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज ए रेंट इन काइंड। क्या है, एनी इनकम रिसीव्ड बाय द पर्सन बाय द सेल ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड। इसमें हम देख सकते हैं, एनी इनकम ड्राइव्ड बाय एनी पर्सन, मैं पर्सन हूँ, मुझे कोई इनकम प्राप्त हो रही है, बाय द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंने कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सेल किया है, बाय हिम और रिसीव्ड एज ए रेंट इन काइंड शैल आल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम। Sometimes such person puts some extra efforts by the selling the produce through his own shop. Any extra profit raised due to shopping activities shall not be agricultural income. इसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी शॉप में उसको सेल कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। अगर कोई भी एग्रीकल्चर बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है, तो उससे भी कोई भी इनकम आएगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन शैल बी एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडेड। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर बिल्डिंग है, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज हो रही है, बट उसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, द बिल्डिंग फ्रॉम वेयर द इनकम इज रिसीव्ड इज इन द इमीडिएट वैकेंटी ऑफ द लैंड, मतलब कि लैंड के एकदम से जो भी बिल्डिंग है वो टच होनी जरूरी है, उस लैंड पे ही वो बिल्डिंग होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। एंड इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा ऑक्यूपाई होनी चाहिए, और बाय द कल्टीवेटर और बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट काइंड, मतलब कि ये जो बिल्डिंग है या तो कल्टीवेटर या किसान के द्वारा यूज होनी चाहिए, ऑक्यूपाई होनी चाहिए, या ओनर के द्वारा होनी चाहिए, या जो भी रेंट रिसीव कर रहा है उसके द्वारा होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, बिल्डिंग इज यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस और एज ए स्टोर हाउस, मतलब ड्वेलिंग हाउस के रहने के लिए यूज़ हो सकती है, या कोई भी अनाज है उसको स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड, मीन्स कि या तो किसान या फिर जो भी रेंट मिल रहा है उसको, बाई द रीजन ऑफ इज कनेक्शन विद द लैंड इज इन द नीड ऑफ द हाउस एज ए ड्वेलिंग हाउस और एज ए हाउस टू स्टोर द गुड्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मतलब कि जो भी हाउस है या ड्वेलिंग हाउस के लिए रूप में यूज़ हो रहा है, स्टोर के रूप में यूज़ हो रहा है, वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन उसमें होना चाहिए। द लैंड इफ assessed to land revenue in India or is subject to local rate assessed and collected by the officers of the government, कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उसमें वो असेस्ड होनी चाहिए, रेवेन्यू में असेस्ड होनी चाहिए। एंड इन केस द लैंड इज नॉट असेस्ड टू लैंड और रेवेन्यू और लोकल रेट, इट शुड बी सिचुएटेड विद इन द अर्बन एरिया, या फिर अर्बन एरिया में। इसको आप स्किप कर सकते हो। इसको अगर हम हिंदी में देखें
तो वस्तु के रूप में उगाई या प्राप्त उपज की बिक्री से व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय। जो हमने डी पॉइंट देखा था उसमें क्या था, वस्तु के रूप में उगाई या प्राप्त उपज की बिक्री से व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय। तो इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा उगाई गई कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त आय या वस्तु के रूप में किराए के रूप में प्राप्त आय भी कृषि आय होगी। कि जैसे मुझे किराए के रूप में प्राप्त, जैसे मुझे वैसे रेंट मिलना चाहिए था बट मुझे उसमें अनाज मिल गया, तो उसको भी अगर मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट में तो वो मुझे कृषि आय मानी जाएगी। बट मैंने अगर दुकान के माध्यम से उसको बेचा है और मैंने कोई अतिरिक्त प्रयास किया है तो उसमें उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कृषि के लिए उपयुक्त भवनों से आय। अगर कोई भी बिल्डिंग है वो अगर कृषि के लिए यूज़ हो रही है तो उसमें क्या क्या पॉइंट थे, कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली इमारत से प्राप्त होने वाली कोई भी आय प्रदान की गई कृषि आय होगी। मतलब इमारत यूज़ हो रही है उस कृषि यूज मतलब कि करने के लिए, बट उसमें कुछ कंडीशंस है कि जिस भवन से प्राप्त होती है आय, जो भी भवन से प्राप्त हो रही है वह भूमि के बिल्कुल निकट होता है, मतलब निकट होना चाहिए, और उस पर मालिक का या किसान का या वस्तु के रूप में लगान प्राप्त करने का कब्जा होना चाहिए। मतलब किसान का कब्जा होना चाहिए या मालिक का कब्जा होना चाहिए उस पर। और भवन का उपयोग आवास गृह या भंडार गृह या अन्य बाहरी भवन के रूप में किया जाना जरूरी है, कि वो स्टोर के रूप में यूज़ हो रहा है या फिर रहने के लिए यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कृषक या वस्तु के रूप में लगान प्राप्त करने वाले को भूमि से अपने संबंध के कारण आवास गृह के रूप में या कृषि कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए मकान के रूप में मकान की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये एग्रीकल्चर इनकम के लिए यूज़ होनी जरूरी है। और उसके बाद भूमि यदि भारत में भू राजस्व के लिए निर्धारित की गई है या सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्धारित या एकत्र की गई स्थानीय दर के अधीन है, और यदि भूमि का मूल्यांकन भू राजस्व स्थानीय दर से नहीं किया जाता है तो वह शहरी क्षेत्रों के भीतर स्थित नहीं होनी चाहिए, मतलब अर्बन एरिया में वो स्थित होनी चाहिए। अब कुछ अदर एक्सप्लेनेशन है। अदर एक्सप्लेनेशन क्या है, रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। जो लैंड से जो भी रेवेन्यू ड्राइव हो रही है, जो भी रेवेन्यू हमको मिल रही है, शैल नॉट इंक्लूड एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड। अगर लैंड को अगर हम सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो कैपिटल गेन माना जाएगा। उसके बाद इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग और लैंड अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ सच बिल्डिंग, मीन्स कि इनकम ड्राइव्ड from any building or land arising from use of such building or land for any purpose including letting for residential purpose or for the purpose of any business or profession। मतलब कि कोई भी बिल्डिंग है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है और वो एग्रीकल्चर यूज नहीं होके वो एज ए रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है या बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। फिर है एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेपलिंग्स और सीडिंग्स ग्राउंड इन द नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, नर्सरी में अगर सीडिंग्स वगैरह अगर वो ग्रो हो रही है तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो भूमि से प्राप्त राजस्व में किसी भी भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली आय शामिल नहीं होगी, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर हो रही है तो उससे कोई भी आय एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो कैपिटल गेन माना जाएगा। नेक्स्ट है कृषि के अलावा किसी भी उद्देश्य है, मतलब कृषि के अलावा अगर कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, अब कौन से पर्पज़ के लिए, आवासीय उद्देश्य के लिए या बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। इस तरह के भवने भूमि के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी इमारत या भूमि से प्राप्त आय कृषि आय नहीं होगी। और नेक्स्ट था नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौधों से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय माना जाएगा। तो ये हमारा आज थ्योरेटिकल हो गया इसका। इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांट ट्रीज। अगर रीप्लांट ट्रीज से अगर हमारा कोई इनकम आ रही है, या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, बीज को अगर सेल करने से इनकम आ रही है, या रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से अगर रेंट रिसीव हो रहा है, या इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, क्रीपर्स और फ्लावर्स को ग्रो करके हमको कोई अगर इनकम आ रही है, या प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज़। अगर कोई भी अगर फर्म बनी हुई है, ठीक है, और पार्टनर को अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है और जो फर्म है वो इंगेज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज़ में, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
दैट ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, उसी फर्म में अगर मान लो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसको अगर हिंदी में देखें तो प्रतिरोपित वृक्षों की बिक्री से प्राप्त आय, या बीजों की बिक्री से आय, या कृषि भूमि के लिए प्राप्त किराया, या फूलों और लताएं उगाने से आय आई है, या कृषि उपज या गतिविधियों में लगी एक फर्म से एक भागीदार से प्राप्त लाभ हुआ है, या पूंजी पर ब्याज जो कि कृषि कार्यों में लगे एक फर्म के एक भागीदार को प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम हिंदी में देखा अभी हमने। अगर कुछ एग्रीकल्चर इनकम ऐसी हो सकती है जिसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, मतलब लगती है वो एग्रीकल्चर इनकम है बट वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं उसको। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल है देखिए, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बी हीविंग, एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम। कोई भी एग्रीकल्चर इनकम अगर हुई है उससे अगर वो कोई डिविडेंड देता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, अगर अचानक कोई ट्रीज अगर उग गए हैं उससे कोई इनकम हुई है वो भी इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, इनकम फ्रॉम सोल्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द लैंड हैज फ्लडेड विद ए सी वाटर, या परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप है अगर मान लो खड़ी फसल को हमने परचेज कर लिया है उसको भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, माइंस से कोई रॉयल्टी इनकम रिसीव हुई है। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग, या रिसीट्स फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस, ये सारे एग्जांपल हैं जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। इसको हम गैर कृषि आय का उदाहरण हिंदी में भी देख सकते हैं। मुर्गी पालन से आय, मधुमक्खी पालन से आय, कोई भी लाभांश जो कोई संगठन अपनी कृषि आय से भुगतान करता है, या अनायास उगाए गए पेड़ों की बिक्री से आय, या डेयरी फार्मिंग से आय, या ज़मीन के समुद्र के पानी से भर जाने के कारण उत्पादित नमक से आय, या खड़ी फसल की खरीद, खानों से रॉयल्टी आय, मक्खन और पनीर बनाने से आय, या फार्म हाउस में टीवी सीरियल की शूटिंग से प्राप्तियाँ। ये जितने भी हैं ये सब गैर कृषि आय मानी जाएगी। अब देखिए इसको हमें कुछ चार्ट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जो सेक्शन 2 है उसमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हम इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, कि मेरे पास लैंड है और मैंने उसको किसी को रेंट पे दे दिया और कोई और बंदा उस पर और किसान उस पर कृषि कर रहा है, तो जो रेंट आ रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, को भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन से अगर कोई इनकम हुई है तो उससे भी इनकम जो भी आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस या बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के अटैच अगर कोई फार्म हाउस या बिल्डिंग है तो उससे अगर कोई इनकम आ रही है तो वो भी। तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ऑल 3 दीज एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेक्शन 10(1), मतलब जितनी भी इनकम है सारे एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10(1) में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी को रेंट पे देते हैं तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई लैंडलॉर्ड है, तो इनकम इज रेंट रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, उस लैंड को उसने किसको दिया, टेनेंट को दिया। गिव लैंड टू रेंट, रेंट पे दे दिया तो वो रेंट रिसीव कर रहा है, तो ये जितना भी रेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और टेनेंट है वो अब कैसे इनकम उसको ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू वो कैसे कमा रहा है। तो टेनेंट डज एग्रीकल्चर, वो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, उसमें क्या करता है, सेल वीट, वीट को सेल करता है मतलब अनाज को वो बेचता है, तो इनकम ही एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन मानी जाएगी। क्यों, कि पॉइंट नंबर 1 में वो कवर हो जाएगी कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल कर रहा है। उसके बाद पुट्स वीट इन सेक टू सेल, तो इनकम ही एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वो वीट को मतलब सेल करने के लिए, मार्केटेबल बनाने के लिए उसने एक्टिविटी की। तो मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फिर मेक बिस्किट फ्रॉम वीट, और वीट से उसने फिर बिस्किट बना लिए, तो इनकम नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि इट इज़ बिजनेस इनकम, ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो एग्रीकल्चर इनकम का हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाल्गमेशन। अमाल्गमेशन हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आज क्लास के लिए थैंक्स।